हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत ख़त्म कर रखा है और अभी साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। तो भारत के भूगोल के क्रम में आज यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा जो है वो निम्न के बीच होती है। तो देखिए, हिमालय में अगर औसत हिम रेखा की ऊंचाइयों की अगर बात करते हैं तो उत्तरी भाग पर लगभग 5500 से लेकर 6000 मीटर होता है, और वहीं महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर अगर बात करते हैं तो 4500 से लेकर 6000 मीटर पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पश्चिमी हिमालय की जो औसत हिम रेखा है वो लगभग 5800 मीटर होती है, और पूर्वी हिमालय की जो औसत हिम रेखा है वो लगभग 4300 मीटर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि सियाचिन हिमनद जो है वो कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूरब में, लेह के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, और वहीं यह जो है वो भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद जो है वो सबसे बड़ा है, यह पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे सियाचिन जो है दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कितना है, 76.64 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कंचनजंगा हिमनद की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद जो है वो 26 किलोमीटर लंबा है। रुंडुन हिमनद जो है वो 19 किलोमीटर लंबा है, और केदारनाथ जो है वो 14 किलोमीटर लंबा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। विशालतम हिमनद यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सियाचिन जो होगा वो सबसे विशालतम होगा, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 76.64 किलोमीटर है। आगे कह रहा है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है वो स्थित है। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक है। देखिए, हिमालय के हिमनदों की जो पिघलने की गति है वो सर्वाधिक है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल पर जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहा है, और इसी के कारण आप लोग देखे भी होंगे कि इसका विस्तार जो है वो पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है। तो वो कौन सा है, मिलाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलाम, और इसी हिमनद से शारदा नदी, जिसको कि काली गंगा का नाम से जाना जाता है, उसका उद्गम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड हिमनद है और दूसरे साइड उससे निकलने वाली नदियां हैं। बंदरपूछ यमुना बिल्कुल सही है, यह कहाँ है, उत्तराखंड में है। बारासिगरी चेनाब हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। मिलाम मंदाकिनी ये गलत है, क्योंकि मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नहीं बल्कि गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि उत्तराखंड में है। सियाचिन नुब्रा ये सही है, जम्मू कश्मीर में। जेमू मानस ये भी गलत है, जेमू के साथ होना चाहिए तिस्ता, सिक्किम में। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो है वो हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह किस युग में हुआ है यह आपको बताना है। तो यह हुआ है क्रिस्टीशियस युग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इस युग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस युग के दौरान हुआ क्या था कि अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, और दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो क्रिस्टीशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है मेघालय का पठार जो है वो भाग्य है। तो मेघालय के पठार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और यह जो है वो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है या पृथक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय खंड का पठार भाग है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो निर्मित हुए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। देखिए धनबाद की अगर बात करते हैं तो धनबाद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि धनबाद जो है वो कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो भी यही होगा, खनन उद्योग का विस्तार तथा औद्योगिकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार की अगर बात करते हैं तो एक अग्र गंभीर है। अग्र गंभीर है कहने का मतलब छोटा नागपुर पठार में आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मतलब पठार में जो ढाल होती है वो तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, अग्र गंभीर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली तथा बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली तथा बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। और इसकी उत्तरी सीमा जो है वो अरावली, दक्षिणी सीमा जो है वो बिंद श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट कह रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये किस भाग में स्थित है, यह जो है वो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है वो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर रोहतास पठार की बात करते हैं तो और क्या क्या ऑप्शन है पहले ये देख लीजिए। रोहतास पठार है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान है। देखिए खड़गपुर पहाड़ियाँ आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है वो धारवाड़ क्रम की है, लेकिन रोहतास पठार की बात करते हैं तो ये विंध्यन क्रम का हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों की बात करते हैं तो यह तृतीय क्रम की हो जाएगा और उत्तर गंगा मैदान जो है वो तो नवीनतम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। यह जो है वो धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। भुवन पहाड़ियाँ। तो भुवन पहाड़ियाँ ही नहीं है क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मिजो हिल्स का भाग है जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है और बाद बाकी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का भाग है। यहाँ आपसे नहीं है पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल जो है वो नापा जाता है। तो यह किस तट से नापा जाता है, भारत का औसत समुद्र तल जो है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तट से नापा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो देखिए किसी भी देश का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार होता है उसको क्षेत्रीय सागर कहा जाता है और क्षेत्रीय सागर की जो दूरी है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो कि सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तट से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो देखिए भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है वो 7500 किलोमीटर यहाँ आंसर होगा। देखिए ऐसे अगर एग्जैक्ट फिगर पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर लंबा है। भारत जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा है और इसकी तट रेखा जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है तब आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये दोनों याद रखिएगा। अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तब आपका आंसर 6100 किलोमीटर हो जाएगा और सिर्फ भारत की तट रेखा की बात करेगा तो उसका लंबाई 7516.6 किलोमीटर होगा।
आगे कह रहा है भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है वो सबसे अधिक लंबा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, कभी कभी गुजरात जो है वो ऑप्शन से स्किप कर दिया जाता है। तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। साथ ही साथ याद रखिएगा भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है भारत में कितने राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। ये 9 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑप्शंस में कि कौन सा राज्य जो है वो तट रेखा से नहीं लगा है। तो वहाँ पे फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको 9 राज्यों को नाम याद रखिएगा, या फिर आपके दिमाग में अगर मैप होगा तो फिर वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए वो 9 राज्य कौन कौन सा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। यही 9 राज्य हैं जिसकी जो कि तट रेखा से लगा हुआ है। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर यानी ज्वेल ऑफ माइन जो है वो सूचक था। तो वो ज्वेल ऑफ माइन जो था वो कौन सूचक था, हिंद महासागर सूचक था उसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर का। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो है वो होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो होता है, देखिए तटीय अपर्दन की अगर हम लोग बात करते हैं तो तटीय अपर्दन तो समुद्री लहरें भी होगा, ज्वार भाटा होगा, सुनामी लहरें होगा, मानवीय क्रियाकलाप होगा, ये सब की भूमिका होती है। लेकिन जो सर्वाधिक जो तटीय अपर्दन होता है वो लहरों के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लहरों के द्वारा सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करने के लिए कह रहा है। देखिए अगर हम लोग जंजीरा की बात करते हैं तो जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। कन्नूर की अगर बात करते हैं तो यह केरल के कन्नूर जिला है एक। सिंधुदुर्ग की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। और नागरकोइल की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो पश्चिमी तट पर अगर इसको नगरों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम अगर आप अरेंज करिएगा तो सबसे पहले हो जाएगा जंजीरा, उसके बाद हो जाएगा सिंधुदुर्ग, उसके बाद हो जाएगा कन्नूर और उसके बाद हो जाएगा नागरकोइल। तो ये जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए पूछ रहा है आपसे पश्चिमी तट पर कौन अवस्थित है। जंजीरा की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है यानी ये पश्चिमी तट पर ही अवस्थित है। तो ये तो होगा। आगे कह रहा है उडुपी। उडुपी कहाँ है, कर्नाटक का उडुपी जिला। तो कर्नाटक कहाँ, पश्चिमी तट पर ही। तो ये भी होगा। ओरीबिले ये नहीं होगा क्योंकि ओरीबिले कौन है, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। ये जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है, ये कोरोमंडल तट पर हो जाएगा। वही तूतीकोरिन कहाँ, ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों से सही उत्तर चूजिए। एक साइड सागर पुलिन है और दूसरी साइड राज्य है। दीघा की अगर बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल के साथ मैच करेगा। गोपालपुर की अगर बात करते हैं तो यह उड़ीसा के साथ मैच करेगा। कलंगागुट की अगर बात करते हैं तो यह गोवा के साथ मैच करेगा। और मरीना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तमिलनाडु मरीना बीच। नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के जो फॉल्स डीबी बिंदु है, जिसको कृष्णा डेल्टा के पास जो है, वहाँ से लेकर तमिलनाडु के केप कैप्रिन यानी कि कन्याकुमारी तक है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। ध्यान रखिएगा जो 3 तट हैं, मतलब कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है वो गोलकुंडा तट कहलाता है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो यह भी तीनों याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैप्रिन के मध्य है।
तो कृष्णा डेल्टा एवं केप कैपरीन के मध्य कौन है? अभी हम लोगों ने देखा कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे केप कैपरीन के नाम से भी जाना जाता है? तो केप कैपरीन के नाम से किसको जाना जाता है? कन्याकुमारी को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो कौन है? तो देखिए गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा उत्तरी भाग के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। अच्छा, यह पश्चिम तटीय मैदान का पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पश्चिम तटीय मैदान का अगर उत्तरी भाग आपसे पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। पश्चिम तटीय मैदान के अगर आपसे दक्षिणी भाग पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। अच्छा, अगर आपसे पूछ देता है कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, तो अगर पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग पूछ देगा तब हो जाएगा उत्तरी सरकार तट, और दक्षिणी भाग अगर पूर्वी तटीय मैदान का पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्लियर है? तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान के भी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, और पूर्वी तटीय मैदान के भी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो पालियान यानी शिखर यानी सैंडल पीक जो है वो स्थित है। तो जो यह सैंडल पीक है कितना मीटर ऊंचा? कहीं कहीं आपको 732 मीटर मिल जाएगा और कहीं कहीं 738 मीटर मिल जाएगा कोई कोई बुक में। ठीक है, लूसेंट में आपको जनरली 738 मीटर मिलेगा, घटना चक्र में आपको 732 मीटर मिलेगा। तो यह जो है सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी यही सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितना 732 या 738, आप कुछ भी याद रख सकते हैं, नियर अबाउट में आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक आप अंडमान निकोबार से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो भी बृहद निकोबार द्वीप में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अंडमान व निकोबार। अंडमान और निकोबार की अगर बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार से एक चीज़ और याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप से पृथक करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट कह रहा है बैरन द्वीप जो है वो अवस्थित है। तो बैरन द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की एक खाड़ी में अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर के उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह भारत का एकमात्र जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है वो ज्वालामुखी है? अभी हम लोगों ने देखा बैरन द्वीप का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो निकोबार द्वीप समूह में मतलब एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील के समीप स्थित है, यह द्वीप जो है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ जो है वो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु की अगर बात करते हैं तो ये भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर जो धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धनुषकोडी से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो देखिए ग्रेट निकोबार कौन है, मतलब क्या है? भारत का दक्षिणतम द्वीप है
और यह जो है वो इंडोनेशिया का जो द्वीप सुमात्रा है उससे सबसे कम दूरी पर स्थित है। लगभग 145-146 किलोमीटर की दूरी पर सुमात्रा द्वीप से ग्रेट निकोबार जो है वो अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। आगे कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। और लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो हैं वो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 36 है। और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती, जो कि कावारती द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन है? लक्षद्वीप ही प्रवाल द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू जो है वो अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है वो दक्षिण पश्चिम सॉरी कह रहा है लक्षद्वीप टापू जो है वो अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। आगे कह रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? अभी हम लोगों ने देखा लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, लेकिन इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है, ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में जो प्रवाल भीतियां हैं वो मतलब कोरल रीफ्स जिसको कहा जाता है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती? अभी हम लोगों ने देखा पाया कहाँ कहाँ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी। ये कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भीति यानी कि कोरल रीफ्स जो है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये कौन आता है? मिनिकॉय आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिकॉय। इसका क्षेत्रफल जो है वो 4.80 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। वहीं भटकल, अरनाला और हेनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सब द्वीप जो है वो अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। तो देखिए पोर्ट ब्लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर का जो क्षेत्रफल है वो मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल जो है वो पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो सॉल्सेट है। ठीक है। सॉल्सेट द्वीप है जिस पर कि मुंबई शहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्सेट। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बेअंत सयोधर, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं एक साइड द्वीप है और दूसरे साइड अवस्थिति है। तो बेअंत सयोधर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कच्छ की खाड़ी के साथ मैच करेगा। पीरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खंभात की खाड़ी के साथ मैच करेगा। द्वारका की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अरब सागर तट के साथ मैच करेगा। और द्वीप की अगर बात करते हैं तो ये काठियावाड़ तट के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोरी क्रिक निवेशिका जो है वो स्थित है। तो कोरी क्रिक निवेशिका जो है वो कच्छ के रण में स्थित है। ये कोरी क्रिक है क्या? एक ज्वारीय क्रिक है जो कि कच्छ के रण में स्थित है और यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ के रण में। नेक्स्ट कह रहा है कि सर क्रिक विवाद जो है वो किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रिक विवाद किसके किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित सर क्रिक जो है वो कच्छ के रण में स्थित है और यह एक दलदली क्षेत्र है और यह जो है वो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद जो है वो कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण को लेकर है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस क्षेत्र पर भारत का ही नियंत्रण बरकरार है। आगे कह रहा है कि लातूर जो है वो किस प्रांत में है?
तो लातूर क्या है? महाराष्ट्र का एक जिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। नेक्स्ट कह रहा है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह एक, तो विदर्भ की अगर बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाट अंचल, पाट रीजन जो है वो अवस्थित है। तो पाट अंचल जो है वो झारखंड में अवस्थित है। यह मेनली छोटानागपुर प्रदेश में अवस्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तलैया जो है वो झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? देखिए, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। हुआ क्या था कि जो आंध्र प्रदेश का जो कोल्लूर की खान है वहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया गया था और इसी के कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है, तो मणिपुर की 92% यानी 92% जो भूमि है वो पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय। नेक्स्ट कह रहा है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अप्रतिम और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन द्वीपों को कहा जाता है फूमडी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूमडी। फूमडी जो है वो मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाली द्वीप है। आगे कह रहा है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो यह किसको जाना जाता है? कर्नाटक को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि कर्नाटक को, जो कर्नाटक में बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश ये नहीं है, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात यह सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पालनपुर गुजरात में जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ मैदान यह जो है वो सुमेलित है। झारखंड छोटानागपुर पठार सुमेलित है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश सुमेलित है। आंध्र प्रदेश मालनाड सुमेलित नहीं है, क्योंकि मालनाड की अगर बात करते हैं ना तो मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो कि घने जंगलों से आच्छादित है, न कि आंध्र प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक होना चाहिए था। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हरियाणा का भाग बिल्कुल सम्मिलित है। हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत ये सब सम्मिलित है, तो ये तो होगा। फिर कह रहा पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के भाग की बात करते हैं तो राजस्थान उपक्षेत्र के तहत जो अलवर और भरतपुर जिला है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल है। वहीं कह रहा उत्तर प्रदेश का भाग, उत्तर प्रदेश का तो मेरठ है, गाजियाबाद है, मुजफ्फरनगर है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, यह सब जो है वो राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का भाग जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई पश्चिम से पूरब की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 शहरों का कौन सा सही क्रम है? कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहा है? पश्चिम से पूरब यात्रा कर रहा है। देखिए तो उसको सही मिलेगा बी, ये ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर कहाँ? पहले राजस्थान, फिर अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश, फिर दरभंगा यानी बिहार और फिर नौगांव यानी कि असम। पश्चिम से पूरब देखिए यही सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 7 राज्यों से लगी है, ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगी है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। लेकिन यह जब 1993 में जब यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था उस समय सही था, क्योंकि उस समय जो मध्य प्रदेश की सीमाएं थी वो 7 राज्यों से लगती थी। ठीक है, तो उस समय यह सही था क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। लेकिन अभी के संदर्भ में यह गलत है। ठीक है, भोपाल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यह भी गलत है क्योंकि भोपाल जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। फिर आगे कह रहा है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, यह भी गलत है क्योंकि पंजाब राज्य की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से मिलती है।
जम्मू कश्मीर से मिलती हैं। वहीं कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा नामदफा, मॉलिंग, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही तो है, तो ये भी गलत है। एक क्वेश्चन के टाइम में ये ऑप्शन नंबर ये सही था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है वो 7 राज्यों से लगती थी, लेकिन अब जो है वो 5 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछिएगा तो क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ अवरोही क्रम में अगर देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोही क्रम में पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। अच्छा, अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, तब जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। आगे कह रहा है भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में समाहित है। वो 3 राज्य कौन है। तो ऊपर के 3 राज्य ले लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो वही तीनों बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो अवरोही क्रम में सही क्रम देखिए, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद होगा झारखंड का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा यहाँ क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का है, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। कह रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा यहाँ तो है राजस्थान का, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे किसका है, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ये राजस्थान पहले नंबर पे हो जाएगा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा तीसरे नंबर पर और तमिलनाडु हो जाएगा चौथे नंबर पर। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा, जनसंख्या के अनुसार पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा, बिहार होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बिहार जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तो है ही, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। यह जो था वो तेलंगाना के गठन होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो था वो 13वां हो गया था, लेकिन फिर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया चला गया। इसके कारण फिर से बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर आ गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से जो है वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन है, पंजाब है, हाँ बिल्कुल है पंजाब, नहीं अच्छा सीमावर्ती पूछ रहा है तो पंजाब नहीं है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो 8 राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दिल्ली है। नेक्स्ट है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो असम की राज्यों की सीमाएं जो हैं वो कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों से। आगे कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के साथ। आगे कह रहा है कि निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई जो है वो अधिकतम है, यह पूछ रहा है। देखिए बेंगलुरु का लगभग है 910 मीटर, दिल्ली का लगभग है 220 मीटर, 218-220 मीटर, नागपुर का है 312 मीटर के आसपास और जोधपुर का लगभग 250-260 मीटर के आसपास है।
तो यहाँ पूछ रहा है कि किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो बेंगलोर का अधिकतम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। आगे कह रहा है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। उत्तरी राजस्थान से होकर कौन जाता है? 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग और उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। तो यह बात तो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र है और 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ये तीनों सही है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। आगे कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों में शामिल कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। तो कौन नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो तब उसकी राजधानी थी करनूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करनूल। आप लोग पढ़े होंगे कि आंध्र प्रदेश जो है वो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जो कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था और उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल थी। फिर 1956 में उसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद आ जाती है। आगे कह रहा है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 71 जिले हैं, लेकिन फिर बाद में भी कुछ जिले बने हैं, तो अभी लगभग 75 जिले हैं जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 71 जिले ही थे। आगे कह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मिर्ज़ापुर का जो दक्षिणांचल था उसको विभाजित करके सोनभद्र जनपद का सृजन किया गया था। और सोनभद्र जिले की जो सीमा है वो 4 राज्यों की सीमा का स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक जो है वो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? ठीक है, तेलंगाना राज्य की सीमा जो है वो कौन कौन बनाता है? छत्तीसगढ़ बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, कर्नाटक बनाता है और आंध्र प्रदेश बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना से आप लोगों को याद होगा इसका गठन जो है वो 2 जून 2014 को हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सुमेल नहीं है, या आपसे पूछ रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सुमेलित है, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर आइजोल। ये गलत है क्योंकि मणिपुर की राजधानी जो है वो कहाँ है? इम्फाल है। ठीक है, आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान का गठन कब हुआ है? राजस्थान का गठन हुआ है 30 मार्च 1949 को। आगे कह रहा है कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। कह रहा भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन है? अभी फिलहाल तो देखिएगा तो 28 ही राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है 26 जनवरी 2020 के बाद, लेकिन यह 29वें राज्य उस समय कौन बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना बना था और उस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। असम शिलोंग गलत है, असम है दिसपुर। मेघालय कोहिमा गलत है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मिजोरम आइजोल ये सही है। नागालैंड गुवाहाटी ये गलत है क्योंकि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर भी है, बेंगलुरु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मतलब राज्य और राजधानियों को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। असम मैच करेगा दिसपुर के साथ, नागालैंड मैच करेगा कोहिमा के साथ, अरुणाचल प्रदेश मैच करेगा ईटानगर के साथ और मेघालय मैच करेगा किसके साथ? शिलोंग के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो था वो सही आंसर होगा, यहाँ वो है नहीं। नेक्स्ट कह रहा है भारत का कौन सा राज्य जो है वो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है?
तो भारत का कौन सा राज्य जो है वो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है वो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 1 केंद्र शासित प्रदेश तो है दिल्ली, और 8 राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, यह पूछ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से मिलती ही है, छत्तीसगढ़ से मिलती है, महाराष्ट्र से भी मिलती है, गुजरात से भी मिलती है और राजस्थान से भी मिलती है। झारखंड से नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड की अगर सीमा की बात कीजिएगा तो झारखंड की जो सीमा है वो बिहार से मिलेगी, पश्चिम बंगाल से मिलेगी, उड़ीसा से मिलेगा, छत्तीसगढ़ से मिलेगा और उत्तर प्रदेश से मिलेगा। मध्य प्रदेश से नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।